शाहरुख खान, रणवीर सिंह ने मेरे रश के कमर के वर्जन पे डांस और परफॉर्म किया था, उसी वॉइस पे मेरे वर्जन पे किया था। हाँ, एक्सेप्टेंस नहीं है यहाँ पर माशरे में। अगर आप ये कहो कि आपने कुछ कर दिया है तो कुछ अरसे के बाद ही लोग आपको भूल जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और अगर आप खुदा न खास्ता गलत कर दो, जिस तरह चाहत फतेह अली खान साहब है बस फिर अब आप ये अंदाज़ा कर लीजिए कि मैं अब चूँकि पॉडकास्ट है, थोड़ी ऑनेस्ट बातें भी होती हैं। जब वो गाना मेरे पास बना था तो आई वॉज़ नॉट फाइनेंशियली स्टेबल कि मैं उस गाने की वीडियो भी बना सकूं। तो गाड़ी से निकाल के मैं लाया, मैंने कहा सर ये गाना है मेरे पास, मेरे रश के कमर, तो ये मैंने अभी कहीं पे भी परफॉर्म नहीं किया, ये मेरी जेब में पड़ा हुआ। बस वो मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया। घर आके अपने यूट्यूब चैनल पे उसकी वीडियो निकाली उस मॉर्निंग शो की। उसके पीछे ऑडियो, उसका क्लीन ऑडियो डाला मैंने दोबारा और उसको सिंक्रोनाइज़ किया, लिप सिंक्रोनाइजिंग, उसको मैंने अपलोड किया एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक। सो गए। तो मैं इस गाने को ना, मैं कहता हूँ यार ये यतीम गाना था। यतीम गाना, ऑर्फनेज गाना इस तरह था कि अगर ये किसी बड़े म्यूज़िक प्रोड्यूसर के हाथ का बना होता या बड़े सिंगर का बना तो आई गेस वो आज कहाँ से कहाँ होता। तो यूट्यूब पे लोगों ने इसको फेक इसके कॉपीराइट करके इससे मिलियंस कमाए। अच्छा। उसको प्रॉपर फाइट करने के बाद फिर हमने इसके राइट्स वापस लिए थे और जिन्होंने पैसे खाए थे उनसे भी लिए थे। अच्छा, पैसे मिल गए आपको? हाँ जी। तो आप कहाँ थे उस वक्त जब आपको पैसे मिले थे? या रीमिक्स में या रीमेक्स में अवाम आपको जज करती। शायद आप दिल हार गए या उसके बाद आपने कोशिश नहीं की या फिर लोगों ने आपको आगे नहीं आने दिया। लमिया जुदाइयां ना तो पावी मेरे सजना, मर जाएंगे नहीं ते हसी था, दिल दी जानी हुन बन जा सोहणीए, ले फड़ लई मैं तेरी बांह, ओ अंबरां दे तारिया के असी दिल हारिया ते जिंद नू सवारिया। तो मैंने म्यूज़िक की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, इन माई पर्सनल लाइफ एज़ वेल, इन माई प्रोफेशनल लाइफ एज़ वेल। आप क्वालिफाइड हैं, आप डिसेंट इंसान हैं, आप एटिकेट्स में बहुत हाई लेवल पे हैं। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आप सब लोग आपको एक ही नज़र से देखेंगे। बिल्कुल ऐसे एक वो स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं, सो कॉल्ड, so, जो हर किसी को एक ही कैटेगरी में खड़ा करते हैं। मैं आज भी सियालकोट में ही हूँ, उधर ही हूँ, उसी घर में रहता हूँ, उधर ही फिरता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना खान। आज हमारी पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने, जिसे हम कह सकते हैं कि गानों को पुण्य जन्म दिया। शायद ये लफ्ज़ मेरे लिए तो एक कॉमन सी चीज़ है, आप लोगों के लिए नया होगा, क्योंकि एक चीज़ होती है रिमिक्स और एक होता है रीमेक। और रीमेक अगर आप किसी अच्छे गाने को दो और वो फिर वायरल हो, क्योंकि ये पुराने जितने भी गाने हैं ये शायद हमारे रूहों में बसते हैं और इनके साथ छेड़छाड़ करना आसान काम नहीं है। और वो लोग जो इनको रीमेक करके वायरल करते हैं, उनमें से एक पर्सनालिटी जो मेरे सामने है जी, जुनेद असगर साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए कैसी हैं? बस शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपने बहुत ही बड़े गानों को हाथ डाला, मेरे रक्षे कमर। Exactly. मेरा जो है ना वो थोड़ा सा स्लिप हो जाता है। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, उसको एक नया जन्म देने वाले आप हैं। और एक और गाना है जी, ये जो हल्का हल्का सरूर है। इतने बड़े बड़े गानों को पहले तो हाथ लगाना बहुत मुश्किल काम है और फिर उसको आपने वायरल किया, दोबारा से नई ज़िंदगी दी। कैसे कर लिया ये सब कुछ? एक्चुअली जो भी आर्टिस्ट होता है, अगर आप पाकिस्तान में नज़र दोहराएं तो हर आर्टिस्ट का एक या दो गाने ऐसे होते हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा हिट होते हैं। तो मेरे रश के कमर जो है, आई कैन प्राउडली से कि वो मेरी वजह पहचान बनी। बिल्कुल। और इस गाने की बहुत लंबी एक हिस्ट्री है। ये गाना आप कह सकती हैं कि मैंने 6 साल मेहनत की थी और उन 6 सालों में मैंने बड़े फ्लॉप गाने दिए या जो नहीं चल सके, और उसके बाद ये एक गाना मेरे हाथ से निकला था। जो आप अपने इंट्रो में कह रही थी ना कि एक रीमिक्स और रीमेक में वो काफ़ी फ़र्क होता है। अच्छा। उसमें फ़र्क ये होता है, मैं उसको उसी जी, बात को आगे बढ़ा दूँ ताकि ऑडियंस को पता चल जाए कि रीमिक्स किसको कहना है, रीमेक किसको कहना है। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, रीमिक्स वो होता है कि जो एक ओरिजिनल गाना बना होता है उसी की रूह को आप दोबारा उसी की तरह के म्यूज़िक में डाल के उसी तरह आप प्रेजेंट कर दें आगे ऑडियंस को, दैट इज़ कॉल्ड अ रीमिक्स। रीमेक क्या होता है कि आप एक गाना है, उस गाने को आपने बिल्कुल डिफरेंट शक्ल दे दी है, दैट इज़ कॉल्ड अ रीमेक। और उस गाने को डिफरेंट शक्ल दे के आपने आवाम के सामने पेश किया है,
तो उसकी एक नई शक्ल बन जाती। जैसे कि अब मेरा गाना था मेरे रश्के कमर, ये सबको पता है कि नुसरत साहब की कवाली थी और वो उन्होंने शायद 90s में बोली थी। बिल्कुल ऐसे है। तो उस कवाली को मैंने गाने की शक्ल दी, तकरीबन 3.5 मिनट का वो गाना था। अब उसमें टेक्निकल पॉइंट ये था कि ऑब्वियसली जो शायर थे वो फना बुलंदशहरी थे, और ट्यून जो थी वो नुसरत साहब की थी, बोला भी उन्होंने था, कवाली की शक्ल में बोला था। गालिबन जो ओरिजिनल साउंड ट्रैक है उसका वो कोई 9-10 मिनट का है। तो उसको जो मेरे रश्के कमर जो मेरा वर्जन था, जो सबसे पहले हिट हुआ था, वायरल हुआ था, उसका जो म्यूज़िक था वो 100% मेरा न्यू था, वो मेरी अपनी सोच थी, वो मैंने किसी से कॉपी नहीं किया था। अब जो एक ऑर्डिनरी ऑडियंस है उसको इन चीज़ों का नहीं पता, वो एक ही तरह से जो है ना वो जज करते हैं, बट टेक्निकली साउंड कि वो जो उसका जो म्यूज़िक था वो मेरा 100% मेरी अपनी सोच थी, एक ओरिजिनल वर्क था। सो परहैप्स यू कैन से कि वो एक रीमेक सॉन्ग था, और जब वो एक आया सामने ऑडियंस के तो दैट वाज ए होल न्यू थिंग। और वो फिर आप कह सकते हैं कि इंटरनेट पे जंगल की आग की तरह यूट्यूब बिल्कुल ऐसे ही है। वो एक दफ़ा दोबारा जिसे कहते हैं ना, एक पुण्य जन्म मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो एक वो हुआ और वो हमारी यूथ ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। अब आप ये अंदाज़ा कर लीजिए कि मैं अब चूँकि पॉडकास्ट है, थोड़ी ऑनेस्ट बातें भी होती हैं। जब वो गाना मेरे पास बना था तो आई वॉज़ नॉट फाइनेंशियली स्टेबल कि मैं उस गाने की वीडियो भी बना सकूं। और मुझे आज भी याद है 2016 की ये बात है कि वो गाना बन के 6-7 महीने मेरी जेब में पड़ा रहा था, और मुझे समझ नहीं थी आती कि इसको मैं कैसे इसको मैं अपलोड करूं, क्या मैं ऑडियो अपलोड कर दूं या क्या करूं। तो वो एक मुझे मौका मिला, एक टीवी चैनल पे, लाहौर बेस्ड टीवी चैनल है, उधर एक मॉर्निंग शो आया करता था, मैं नाम नहीं लूँगा। तो वहाँ पे हादसाती तौर पर मेरी एंट्रेंस हुई थी। अच्छा। हादसाती तौर पे, आई वाज नॉट स्केड्यूल्ड टू बी ऑन दैट शो। मैं बस वहाँ से गुजर रहा था सुबह के टाइम, लाहौर किसी काम से आया था मैं। तो वहाँ के एक साहब थे, उस मॉर्निंग शो था बेसिकली, उन साहब से मेरी हाय हेलो थी। तो मैंने वैसे उनको फ़ोन किया कि सर कहाँ हैं आप। तो कहते हैं मैं इधर हूँ, तुम किधर हो। मैंने कहा मैं लाहौर हूँ। तो कहते हैं आ जाओ। मैं उस चैनल पे चला गया, तो वहाँ पे मैं एंटर हुआ तो उन्होंने मुझे पहली बात पूछी कि यार कोई गाना है तुम्हारे पास पड़ा हुआ और तुम्हारी परफॉर्मेंस करवाते हैं। मैंने कहा सर एक गाना है मेरे पास पड़ा हुआ। और इत्तेफाक से तब USB बहुत चलती थी। हाँ। अब तो शायद USB का इतना नहीं है, 2016 की बात बता रहा हूँ। तो मैं वो गाड़ी में लगी थी मेरी USB। अच्छा। तो गाड़ी से निकाल के मैं लाया, मैंने कहा सर ये गाना है मेरे पास, मेरे रश्के कमर, तो ये मैंने अभी कहीं पे भी परफॉर्म नहीं किया, ये मेरी जेब में पड़ा हुआ। बस वो मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया। घर आके अपने YouTube चैनल पे उसकी वीडियो निकाली उस मॉर्निंग शो की, उसके पीछे ऑडियो, उसका क्लीन ऑडियो डाला मैंने दोबारा, उसको सिंक्रोनाइज़ किया, लिप सिंक्रोनाइजिंग, उसको मैंने अपलोड किया, एंड देयर वाज नो लुकिंग और सो गए। और फिर मैं सो गया और नसीब मेरा जाग गया। और जब उठे तो फिर वो मतलब कैसी फीलिंग एकदम से जब बंदे को पता चलता है कि यार ये जो चीज़ है ये किसी के क्रेडिट पे है। अब मैं आप माजरत के साथ कि एक बहुत बड़े आदमी का वो कवाली थी जिसे हम सोच भी नहीं सकते कि हम दोबारा शायद उनकी चीज़ों की कोई कॉपी भी कर सकें। मगर उस चीज़ को सोच के समझ के दोबारा से रीमेक करना और फिर उसको परफॉर्म करके आ जाना और फिर आगे सो जाना बेफिक्र होके, और उसके बाद जब अपने जो चीज़ें हैं उन मामलात को देखना, फिर कैसा फील हुआ? एक्चुअली जब आप किसी इतने बड़े आर्टिस्ट की कोई चीज़ कॉपी करते हैं ना, तो अवाम यकीनन आपको जज करती है। रीमिक्स में या रीमेक्स में अवाम आपको जज करती है कि यार फलानी सिंगर ने ऐसे बोला था, आपने कैसा बोला। बिल्कुल ऐसे। सो वो ऑब्वियसली एक टफ जॉब थी। तो मैं उस गाने को मैंने थोड़ा सा अपबीट सॉन्ग बनाया था, थोड़ा फास्ट, ताकि एक वो रिदम मतलब लोग उसके जो है ना उसको एक्सेप्ट करें। तो वो डेफिनेटली मैं अपनी अब तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यकीनन मैंने अच्छा बोला होगा तो आवाम ने उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया। एक्सेप्टेंस नहीं है यहाँ पर माशरे में। अगर आप ये कहो कि आपने कुछ कर दिया है तो कुछ अरसे के बाद ही लोग आपको भूल जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और अगर आप खुदा न खास्ता गलत कर दो, जिस तरह चाहत फतेह अली खान साहब है बस फिर वो तो आई गेस वो सरकास्टिकली वो करते हैं। ही इज नॉट बेसिकली एन एंटरटेनर है, वो कहते हैं कि हम एंटरटेनर है। मगर अच्छा, इतने बड़े बड़े 3 आपने आगे पीछे ब्लॉकबस्टर्स दिए, उसके बाद एकदम खामोशी होगी आपके साथ। अच्छा हाँ जी, ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मेरे रश्के कमर आया, मैं अक्सर ना जब भी किसी महफिल में बैठता हूँ या इस तरह जिस तरह आपके पॉडकास्ट में आया हूँ या मैं कहीं जाके बैठता हूँ, तो मैं इस गाने को ना मैं कहता हूँ यार ये यतीम गाना था। यतीम गाना, ऑर्फनेज गाना इस तरह था
कि अगर ये किसी बड़े म्यूज़िक प्रोड्यूसर के हाथ का बना होता या बड़े सिंगर का बना तो आई गेस वो आज कहाँ से कहाँ होता। चूँकि ये हाथ मेरे हाथों से बना था, मैं एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट था, उस वक्त मुझे इतना कोई जानता नहीं था, तो इस गाने को मिसयूज़ भी बहुत किया गया। इसके फेक कॉपीराइट्स जो है वो इंटरनेट पे बहुत से लोगों ने, हमारे बहुत से नामवर लोग भी हैं जो बीच में मुलव्वस थे, उनको पता लगा कि जब ये गाना बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, ऑब्वियसली तब आई गेस टिकटॉक भी इतना नहीं था, मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू या वॉच टाइम या वॉच जो है वो आपका यूट्यूब ही था, फेसबुक तब भी नंबर सेकंड पे था। तो यूट्यूब पे लोगों ने इसको फेक इसके कॉपीराइट करके इससे मिलियंस कमाए। अच्छा। हाँ, जो कि मेरी जेब में जाने चाहिए थे। और सबसे ज़्यादा दुख की बात ये हुई कि इसको दूसरे सिंगर्स के नाम से जोड़ा गया, ये फलाने सिंगर का गाना है, ये फलाने सिंगर का है, तो उससे मेरा जो है ना, मेरे वो एक नाम को भी बहुत ज़्यादा। तो आपने क्लेम नहीं किया? जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। फिर मेरा एक यूके बेस्ड रिकॉर्ड लेबल कंपनी है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया मेरे गाने को देखते हुए, तो फिर मैंने उनके साथ मिल के फिर हमने इसको कोर्ट में फ़ाइट किया। उसको प्रॉपर फाइट करने के बाद फिर हमने इसके राइट्स वापस लिए थे और जिन्होंने पैसे खाए थे उनसे भी लिए थे। अच्छा, पैसे मिल गए आपको? हाँ जी। तो आप कहाँ थे उस वक्त जब आपको पैसे मिले थे? मैं इधर ही सियालकोट में था और उस दिन मैं ये कह सकता हूँ कि इस गाने के बाद मेरी जो है ना तकदीर बदली थी फाइनेंशियली, तो मैं स्टेबल हुआ। वैसे भी मैं बिलोंग टू मिडिल क्लास, लेकिन आप कहते हैं ना कि जो इंसान खुद का कुछ करता है, बिल्कुल ऐसे ही है, सो दैट इज़ समवेयर डिफरेंट, यू कैन प्लेस दैट समवेयर डिफरेंट। अच्छा, कैसा महसूस होता था जब आप इतनी हाई प्रोफाइल चीज़ अपनी पॉकेट में रख के दर दर की ठोकरें खा रहे होते हो, जब आपको मतलब पता होता है, देखिए हर मुसव्विर को पता होता है कि उसकी तख्लीक के अंदर कितनी कैपेसिटी है, तो जब आपको पता हो कि आपके पास ये हुनर है, स्टिल अभी भी मैं आपकी प्रोफाइल देखती हूँ, चीज़ें देखती हूँ, तो मुझे आइडिया होता है कि उसके बाद शायद आप दिल हार गए या उसके बाद आपने कोशिश नहीं की या फिर लोगों ने आपको आगे नहीं आने दिया। अच्छा, उसमें ये बात है कि मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैंने म्यूज़िक की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, इन माई पर्सनल लाइफ एज़ वेल, इन माई प्रोफेशनल लाइफ एज़ वेल। क्योंकि अभी पॉडकास्ट से पहले बात हो रही थी, मैं एक क्वालिफाइड बंदा हूँ, मैंने मास्टर्स की डिग्री की है यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स इंग्लैंड से। अच्छा, ग्रेट। मैं वहाँ पे मेरी हायर एजुकेशन वहाँ की है। सो जब मैंने डिसाइड किया कि यार मैंने म्यूज़िक करना है लाइफ में, तो दैट वाज अ टफ डिसीजन, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है। आप क्वालिफाइड हैं, आप डिसेंट इंसान हैं, आप एटिकेट्स में बहुत हाई लेवल पे हैं, अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आप सब लोग आपको एक ही नज़र से देखेंगे। बिल्कुल ऐसे, एक वो स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं, सो कॉल्ड, जो हर किसी को एक ही कैटेगरी में खड़ा कर देते हैं। सो मुझे जब पहले दिन से मैंने म्यूज़िक शुरू किया प्रैक्टिकली, तो मुझे बिल्कुल बहुत टफ़ टाइम देखना पड़ा और मैंने बहुत स्ट्रगल की। तो ऑब्वियसली पैशन के लिए आपको थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। तो वो जो माशरे की आपको एक नेगेटिविटी मुसलसल मिल रही होती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको 25 लोग मिलेंगे तो उनमें से 22 लोग नेगेटिव होंगे और 3 लोग शायद कहीं 50 अबव 50% होंगे। 100% आपको कोई भी थपकी देने वाला आई गेस नहीं मिलता है। आई फेस दैट। तो उसमें कहीं ना कभी आप इंसान जितना मर्जी मजबूत हो, बट समवेयर समहाउ आप अपने आप पे कहीं ना कहीं पल भर के लिए डाउट ज़रूर करते हो कि यार एम आई गोइंग ऑन द राइट वे और एम आई गोइंग समवेयर रॉन्ग। तो ऐसे बहुत से मौके आए। तो जब आप एक, और वैसे भी मैं आपको बताया कि मैं सियालकोट से मेरा ताल्लुक़ है, तो आज भी मैं वहीं पे रहता हूँ। सियालकोट का म्यूज़िक से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। और जो मेरी फैमिली थी, जो मेरे मदर फादर, हम मेरे पूरे ख़ानदान में दूर दूर तक कोई भी म्यूज़िशियन या कोई आर्टिस्ट या कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसको हम कह सकें कि वो एसोसिएटेड है इस फील्ड से। तो वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ़ था, लड़का होने के बावजूद बहुत टफ़ था। सो ऐसे हालात में ऐसा गाना निकल आना है, गैस ये एक मैं अपने लिए समझता हूँ कि ये मौजज़ा है। तो उस सिचुएशन में जब आप एकदम सुपर डुपर हिट हो गए, मतलब एक टाइम होता है जिस वक्त बंदा किसी को घास ही नहीं डालता, किसी का फ़ोन ही नहीं चुकता, सीधी सी बात है। तो उस सिचुएशन में पेरेंट्स, घर वाले और वो लोग जो आपकी नेगेटिव साइड पे जा रहे थे, उनका क्या रद्द-ए-अमल था? पेरेंट्स, मैं अपने माय लेट पेरेंट्स वो जो थे वो दे वर समवेयर इन द मिडल। वो ना सपोर्ट करते थे ना ज़्यादा प्रेशराइज करते थे। सो दे वर समवेयर इन द मिडल। तो जब मेरा ये गाना आउट ऑफ नोवेयर हिट हुआ, आई गेस मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसे इंसान का गाना हिट हो जाना कि जो छोटे से शहर में रहता है
जिसका इंडस्ट्री में कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई हाय हेलो नहीं है किसी के साथ, वो ऐसे उठ के गाना कैसे निकाल सकता है? इट मीन्स कि उसमें कोई तो बात है। वो कहते हैं ना तुक्का लग गया है, ऐसे हो गया। तुक्का भी ऐसे नहीं लगता, तुक्का भी ऐसे नहीं लगता। मैंने बहुत बड़े बड़े सिंगर्स को पहले कहते हैं कि जी हमारा पीछे वो म्यूजिक चला दे, हम लाइव परफॉर्म नहीं करेंगे। बहुत बड़े बड़े सिंगर्स की बात कर रही हूँ ये। एग्जैक्टली तो जब ये गाना हिट हुआ और जब व्यूज़ इसके ऊपर जाने लगे, और ऑब्वियसली एक न्यूज़ तो आती है अराउंड सराउंडिंग्स और रिलेटिव्स और पेरेंट्स में। अच्छा, इस गाने की एक पीक आप कह सकते हैं कि पीक भला कब आया? हमारा जो भारत है, इंडिया, उसमें एक फेमस अवार्ड शो होता है फिल्म फेयर के अवार्ड से, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री का आप कह सकते हैं ऑस्कर है। 2018 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में शाहरुख खान, रणवीर सिंह ने मेरे रश्क कमर के वर्जन पे डांस और परफॉर्म किया था। उसी वॉइस पे मेरे वर्जन पे किया था उन्होंने। और पूरी बॉलीवुड सामने बैठी थी, जिसका मतलब है कि वो कुछ तो था बहुत कुछ और था। वो जब मैंने वो सीन देखा ना, तो आई वॉज रियली इमोशनल कि यार आई गेस समवेयर मैं कहीं ना कहीं कामयाब हो गया हूँ। वरना आप कह सकते हैं कि वो पहाड़ की चोटी है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। आई विल शेयर दैट वीडियो विद यू। तो वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था, फॉर माई पेरेंट्स एज वेल। उस दिन मुझे याद है मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई की तरफ से मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला था कि यार तुम वाकई, तुम्हारे में कोई बात है। अच्छा, इतनी इस बात में कितनी सदाकत है कि जब आप अरूज पे जा रहे होते हैं तो अपने ही बहुत सारे मुखालिफ पैदा हो जाते हैं। खास तौर पे हमारी अपनी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते ही नहीं कि हमारे अलावा कोई और बंदा आगे आए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, आपके राइवलरीज पैदा होती हैं, और जब किसी को ऐसा फील होता है कि यार ये बंदा हमसे बेहतर कर रहा है, तो वो अप्रिशिएट नहीं करते, बल्कि वो डेप्रिशिएट करते हैं नॉट इन योर प्रेजेंस बट बिहाइंड योर बैक। तो ऑब्वियसली ऐसा है, लेकिन उसमें मैंने ज़्यादा हीट ऑफ द मोमेंट इसलिए बर्दाश्त नहीं की क्योंकि मैं ऐसे ज़्यादा बैठा नहीं लोगों में। अच्छा, आई स्टेड टू माई सेल्फ। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात है कि आप कहते हो जी आप सोशल मीडिया के बंदे हो और आपको सोशलाइजेशन नहीं पसंद है। मुझसे पसंद नहीं है, मुझसे आई गेस होती ही नहीं है। आई गेस ये मेरा पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव है। जब मेरा ये सॉन्ग चला था मेरे रश्क कमर लाइक हिट हुआ था, तो आई डिसाइडेड समवेयर कि यार मैं लाहौर शिफ्ट हो जाता हूँ। यहाँ तो एक छोटी सी टिकटॉक वायरल हो जाए तो लोग हर चैनल पे बैठे होते हैं, तो मैंने एग्जैक्टली वो मुझसे लोग अक्सर यही कहते हैं कि यार तुम इतना मतलब गाने लेके बैठे हो, तुम क्यों नहीं पहचाने जाते, तो क्यों नहीं टीवी। मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं वो होता ना। तो आई डिसाइडेड टू शिफ्ट लाहौर। तो फिर वो भी मैंने नहीं किया। मैं आज भी सियालकोट में ही हूँ, उधर ही हूँ, उसी घर में रहता हूँ, उधर ही फिरता हूँ। तो बस आई डोंट नो कि इफ दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग और नेगेटिव थिंग। अच्छा, फिर एकदम गायब हो गए, वाई? गायब तो एज सच नहीं हुआ, लेकिन आप ये ज़रूर कह सकती हैं कि मैं काम में रेगुलरली कर रहा हूं। एक्सपेक्टेशंस देखें, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो हर दूसरे लम्हे उससे बड़े की एक्सपेक्टेशंस होती है। गायब होने का मतलब मेरा वो है कि आप उस तरह से गायब हो गए, वो मीनवाइल आपके वो चल रहे होंगे चीज़ें, प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे, मगर उस तरह से गायब होने का मकसद क्या था? जब लोग आपको इतना प्यार दे रहे थे, वो एक टाइम था जहाँ पर आप लोगों को कैश कर सकते थे। कैश यकीनन कर सकता था। वैसे इस सवाल का जवाब मुझे भी आज तक समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। मैं आई एडमिट के गुज़श्ता कुछ अरसे से मेरे सॉन्ग्स दे आर नॉट अचीविंग दैट हाइट कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। आई गेस दैट माइट बी द वे, दैट माइट बी द रीज़न। अदरवाइज़ मैं आज भी काम कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स कुछ म्यूज़िक में ऐसे हालात हुए हैं कि वो आई गेस उस तरह से रीच नहीं जा रही किसी गाने की या किसी एल्बम की, ये जो जानी चाहिए। आई गेस नहीं, जब ऐसे लोग जाके बैठ जाएंगे आउट ऑफ कंट्री तो फिर ऐसे ही होगा ना। हाँ जी, कैसे वाला समझ तो गए होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जिससे हम एक्सपेक्टेशंस लगाएं कि हमारा जो है ना, वो आपने हमसे आम ऑडियंस से ना हक नहीं छीना, आपने उन्हें दोबारा से फिर वैसे ही एक नया इनाम दिया है। अच्छा, आफ्टर 9 years मेरे रश्क कमर जो ओरिजिनल था उसको 9 साल हो गए। अभी मैंने एक और गाना बनाया हुआ है मेरे रश्क कमर के टाइटल से ही, बट दैट इज़ अ टोटली न्यू सॉन्ग, टोटली न्यू लिरिक्स हैं, टोटली न्यू ट्यून है, टोटली न्यू म्यूज़िक बिलोंग्स टू मी। वो पाइपलाइन में है, मैंने उसका ऑडियो कंप्लीट कर लिया। सो उसको मैं परस्यू करूँगा। आई बिलीव कि वो शायद चल जाएगा।
अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ एक्सपेक्टेशंस हैं बहुत सारी आपके साथ। अच्छा ये बताएं कि ये तो सारे रीमेक हुए, अब रीमिक्स वर्ड नहीं यूज़ करना, रीमेक हुए, कोई अपना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, कोई अपना ऐसा सॉन्ग हो जो आपने अपना अपने तौर पे खुद ही आपने तैयार किया हो? लातादाद है। अच्छा हाँ जी, आई गेस मैं अगर काउंटिंग कोई करूँ आपका तो कोई फेवरेट जो होगा वो मैं अभी सुनना चाहूँगी। ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं, ओरिजिनल आपको सुनाएंगे। और तकरीबन आई गेस 15-20 मेरे ऐसे गाने हैं जो ओरिजिनल हैं। अच्छा सही, मैं आपसे सुनूंगी, अब आप सुनाएं मुझे। ज़रूर ज़रूर। एक आई गेस 2 साल पहले मैंने एक पंजाबी सॉन्ग रिलीज़ किया था, उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया था, तो वो मैं आपको थोड़ा सा सुना दूँ। बिल्कुल। लमिया जुदाइयां ना तू पावी मेरे सजना, मर जाएंगे नहीं ते असी था, दिल दी जानी हुन बन जा सोहणीए, लै फड़ लई मैं तेरी बां, ओ अंबरां दे तारिया के असी दिल हारिया, ते जिंद नू सवारिया, लम्मियां जुदाइयां ना तू पावी मेरे सजना, मर जाएंगे नहीं ते असी था, दिल दी जानी हुन बन जा सोहणीए, लै फड़ लई मैं तेरी बां। वाओ ग्रेट। अब ये देखिए ना कि कितना फुकदान है यहाँ पर, ऐसे लोग चाहत फ़तेह अली खान जैसे लोग जो है ना यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि आप लोग जो है ना इंडस्ट्री से दूर दूर भाग रहे हैं, सोशल मीडिया से दूर दूर भाग रहे हैं, इतनी अच्छी आवाज़ से हम लोग महरूम हमें किया जा रहा है, ये ज़्यादती नहीं है? ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। और ऑन अ पर्सनल लेवल ये मेरा व्यू है कि अबाउट फ्यू मंथ्स अगो कि जब वो हर चैनल पर जाकर इस तरह का आर्टिस्ट या इस तरह के लोग बैठते हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपका हक जो है वो ज़रूर सल्ब होता है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे मीडिया के जो हमारे साथी हैं या हमारे कंपेनियंस हैं वो इतने अप्रोचेबल नहीं हैं, दे आर नॉट अप्रोचेबल। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे जैसा कोई आर्टिस्ट है या कोई न्यू आर्टिस्ट है, वो यार आपसे रब्ता कैसे करेगा, उन तक अप्रोच करना बहुत मुश्किल है। अच्छा मेरे नज़दीक शायद ये पिछले 1-1.5 साल से मामला शायद चेंज हो गए हैं, आपने करके नहीं देखा। यहाँ पर मैंने देखा है कि जो जितने टीवी चैनल्स हैं ना ये तलाश में होते हैं, ये हर वक्त किसी ना किसी की कोई मीम पकड़ लेंगे, कोई सॉन्ग पकड़ लेंगे, कोई किसी का किया हुआ किसी के बोले हुए कोई अल्फाज पकड़ लेंगे, पकड़ के उसको ऐसा ट्रॉल करते हैं, ऐसा घुमाते हैं कि जब तक वो माफ़ी ना मांग ले आके सबके सामने, वो ऐसा नहीं होता। आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये लोग तो खुद फिर अप्रोच करते हैं। आपके पास ऑफर्स नहीं आई थी इन गानों के बाद? ऑफर्स शुरू में आई थी बट फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स वैसी ऑफर्स नहीं आई कि मैं जाता हूँ, मैं बड़े बड़े चैनल ARY पे भी गया हूँ, मैं उनके जो प्रोग्राम्स हैं जियो पे भी गया हूँ, सो ऑब्वियसली जब ऑफ़र मिले तो हम ज़रूर जाते हैं। आपका इंटरनेशनली फेम है, मतलब ये नहीं कि खाली पाकिस्तान में लोग, इंटरनेशनली कहीं जहाँ पे भी हिंदी उर्दू बोली जाती है समझी जाती है वहाँ पे मेरा गाना, आई गेस मेरे ख्याल से कोई दुनिया में ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने मेरा ये गाना नहीं सुना। बिल्कुल ऐसे ही हर किसी ने, और सुना नहीं होगा तो अपनी गाड़ी में तो ज़रूर प्ले किया होगा। ये वाले गाने तो ऐसे हैं। इन सब ब्लॉकबस्टर्स के बाद ज़िंदगी में क्या सोचा है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? सिंगिंग को ही अपना पैशन, वो पैशन तो चलो ठीक है, पैशन तो होता ही है, मगर प्रोफेशन जो है ना, क्या ये पे बैक करता है? मेरी जो, अगर आप ख्वाहिश पूछे ना कि यार तुम क्या सोच के आए थे, सिंगिंग क्यों करना चाहते थे या क्यों करना चाहते, आई बिलीव कि मुझे प्लेबैक सिंगर बनना था। आई डिडंट वांट टू बी अ सोलो सिंगर, मुझे प्लेबैक सिंगर बनना है, लाइक जो हमारे हमसाए मुल्क के बड़े बड़े नाम हैं, मैं उस तरह चाहता था। बट आई गेस पाकिस्तान में वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं है। एंड आई बिलीव कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले किसी फिल्म में, तो मैं बॉलीवुड से कम लेवल का गाने बना के नहीं दे सकता। आई कैन मेक अ वेरी गुड सॉन्ग, बहुत अच्छे गाने बना के दे सकता हूँ, बहुत यादगार गाने बना के दे सकता हूँ, और मैंने ऑब्वियसली प्रूव किया भी और मैं दोबारा भी कर सकता हूँ। ऑब्वियसली जब आप
बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं तो आपको मज़ीद सीखने को मिलता है, और वैसे भी इंसान सीखने के अमल से गुजरता रहता है सारी ज़िंदगी। सो आई बिलीव कि मैं प्लेबैक सिंगर बनना चाहता हूँ, और मेरे जो एक वोकल और टोनल क्वालिटी है वो वैसी है, एक सोलो आर्टिस्ट वाली नहीं है। लेकिन सोलो आर्टिस्ट इसलिए बनना पड़ता है कि या तो फिर आप घर बैठ जाएं, तो या फिर आप अपनी मेहनत आपके तहत जो है वो बिल्कुल काम करें। नहीं तो आपने ये क्यों सोचा, अच्छा खासे प्रेजेंटेबल हैं, मतलब खूबसूरत भी हैं, आप बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं, फिर ऐसा क्यों वॉइस क्वालिटी की एंड से बोल रहे हैं, ये शाये हैं? नहीं ऐसा नहीं है, एक ख्वाहिश होती है ना, क्योंकि मैंने बचपन से लेके आज तक प्लेबैक सिंगर्स को ज़्यादा सुना है। जैसे पहले कुमार सानू थे, या अरिजीत सिंह हैं, या मोहम्मद इरफान, या इस तरह के बहुत से सिंगर्स। तो वो ऐसा, वो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने नहीं कहा, मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा है कि मैं फिल्म में किसी आर्टिस्ट की आवाज़ बनना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ऑब्वियसली सोलो में भी आप अपना करियर बनाते ही हैं, और मैंने तो बनाया ही सोलो में बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस वी हैव इन आवर सोसाइटी। अच्छा, ये इतनी खूबसूरत आवाज़, ये इनहेरिटेड है या फिर आपने कहीं से सीखा है? कई लोग तो होते हैं ना, जिस तरह बहुत सारे लोगों का हम इंटरव्यू करते हैं तो वो बताते हैं कि हमारे तो घराने हैं जी, हमारा फलाने घराने से ताल्लुक़ है, फलाने घराने से ताल्लुक़ है। तो ये कहीं से सीखा है या खुदादा सलाहियत है? जैसे कि मैंने बताया कि मेरी फैमिली में कोई भी बैकग्राउंड म्यूज़िक का तो है ही नहीं, सो दैट्स वाई एक्सेप्टेंस बहुत कम थी। तो जब जब मैट्रिक में था, जब भी कोई सिंगिंग कंपटीशन होता था एज अ चाइल्ड या एज अ टीनेजर, तो मैं हमेशा फ़र्स्ट प्राइज़ लेके आता था। आई गेस मैंने अपनी लाइफ में 2 से 3 कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया था स्कूल कॉलेज में। अच्छा। मैं वहाँ पे हमेशा फ़र्स्ट आता था, लाइक सिंगिंग कॉम्पिटिशन। तो दूसरी बात यह है कि आप सियालकोट में एज अ म्यूज़िशियन या म्यूज़िक सीखने के लिए आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो मैंने अपनी म्यूज़िक जर्नी का आगाज़ ऐसे किया था कि आप समझ लें कि यूट्यूब और गूगल मेरा उस्ताद है। अच्छा। जब मैं 2012 में वापस आया पाकिस्तान, तो मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन जो है ना, मैंने कहा ये म्यूज़िक बनता कैसे है। अब आजकल के ज़माने में सारा जो म्यूज़िक है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है। अब बड़े बड़े स्टूडियोज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप में टैलेंट है तो आप एक छोटे से लैपटॉप में बैठ के You can do wonders. You can do wonders. है। लोग बड़े मैंने आर्टिस्ट उनका इंटरव्यू किया तो वो कहते हैं हमारा यूट्यूब पे फलाने दिन पे लॉन्च हो रहा है, लेकिन लॉन्चिंग के लिए पहले सेरेमनी होती थी, एक ग्रैंड इवेंट रखा जाता था, लोगों को बुलाया जाता था और फिर होता था। अब तो यूट्यूब पे आ रहा है जी, फलाने टाइम पे आ जाएगा, सुन लेना। अब हर चीज़ इंटरनेट पे शिफ्ट हो गई है और हर चीज़ सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गई है। तो मुझे याद है मैं 8-8 घंटे यूट्यूब पे बैठ के वीडियोस देखा करता था और उसको फिर प्रैक्टिस किया करता था। इस तरह मैं फिर म्यूज़िक प्रोडक्शन में भी आया। म्यूज़िक प्रोडक्शन में आने का फ़ायदा मुझे ये हुआ बिकॉज आई वॉज़ नॉट वेल्दी इनफ कि यार मैं किसी स्टूडियो पड़े जाऊँ, वहाँ पे उस ज़माने में 30-40 हज़ार दूँ और अपना एक गाना बनाऊँ, उससे मेरी जान छूट गई। और वैसे भी अल्लाह ताला ने मेरे अंदर एक वो एबिलिटी रखी हुई थी म्यूज़िक प्रोडक्शन की भी। अच्छा। क्योंकि म्यूज़िक प्रोडक्शन और सिंगिंग 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक गुलकार है वो अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हो। सो आई वॉज़ लकी इनफ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये दोनों खूबियाँ दी थी। उसको मैंने फिर पॉलिश किया। और नंबर 2 जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि जो आवाज़ मेरी 2014 में थी या 15 में थी, आज नहीं है वो, मैंने वो कहते हैं ना आवाज़ को तोड़ा है। अच्छा। आवाज़ पे ज़ोर लगाया है, मेहनत की है, रियाज़ किया है। तो ऑब्वियसली आपकी टोनल क्वालिटी में विद द पैसेज ऑफ टाइम फ़र्क आता है जब आप प्रैक्टिस करते हो। अच्छा, मैं तो इतनी प्रैक्टिस करती हूँ, मेरा तो कोई फ़र्क नहीं आता। मैं आपको 1-2 प्रैक्टिस बताऊंगा, फिर यकीनन आएगा। मैं तो जब गाना शुरू करती हूँ ना तो मेरी फैमिली मुझ दरवाजे बंद करके, खिड़कियाँ बंद करके घर छोड़ के चले जाते हैं। तो ये अच्छा तरीका घर से निकालने के लिए, किसी ने अपने घर से अपनी फैमिली वालों को निकलवाना है, मेरा गाना चला दे। ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इन फ्यूचर अब आप आ गए हैं, अब आपने सोच लिया है कि आपने जो इन चीज़ों को करना है, और ऑब्वियसली आपका एक जो सॉन्ग है जो अपकमिंग है उसको हम सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते? बेशक सुनेंगे। कॉपीराइट्स ना आ जाए बाद में। अभी वो गाना जो अभी प्रोडक्शन में है, सो और आपको कहती हूँ सुना देते हैं। ठीक हो गया। नहीं, आपका वो ब्लॉकबस्टर जो है ना, मेरे रश के कमर, चांद का फखर, हाँ बिल्कुल, वो हम गाना सुनेंगे। जी, वो गाना हम सुनेंगे ज़रूर, क्यों नहीं। ओ बेहिजाबाना वो सामने आ गए, बेहिजाबाना वो सामने आ गए, और जवानी से टकरा गई, आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से,
देख कर ये लड़ाई मज़ा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नज़र जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नज़र जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया, बरक सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मज़ा आ गया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ये गाना वाकई में इस काबिल था कि इसको इतनी पजीराई मिलती। थैंक यू। और उम्मीद हमेशा हमें आपसे रहेगी कि आप इससे बेहतरीन ब्लॉकबस्टर्स अब इस इंडस्ट्री को दें, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री को हमेशा से ज़रूरत है इस तरह के टैलेंट की, और नए आने वालों को लोग यहाँ पर बहुत वेलकम करते हैं। यहाँ पर मैं कहती हूँ कि लोग थक गए हैं शायद उन तमाम चीज़ों से, उन तमाम लोगों से जो एक ही तरह की चीज़ों के अंदर चलते हैं। जो लोग ज़्यादातर वो करते हैं ना एक्सपेरिमेंट, वो बहुत कम है इंडस्ट्री में। आप एक्सपेरिमेंट्स को कैसे लेते हैं? देखिए, हर आर्टिस्ट जो है वो आर्टिस्ट एक फेमस आर्टिस्ट तभी बनता है जब ऑडियंस उसको सराहती है। तो ठीक है, जो हमारे इस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने काम किया भी है और कर भी रहे हैं। आई गेस न्यू टैलेंट का आना ज़रूरी है। बहुत से ऐसे डिज़र्विंग लोग होते हैं कि जो पीछे रह जाते हैं, सो आना चाहिए आगे। आई गेस अच्छा, मैं लास्ट में बस आपसे एक सवाल करूँगी, क्या ये इंडस्ट्री आपको आपकी माशी लिहाज से अच्छा पे करती है? क्या आपको लगता है कि आप इसी फील्ड के हिसाब से अपने घरों को चला सकते हैं? एज लॉन्ग एज कि अगर आप हिट नहीं हुए तो आप अपना आप रन नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई ऐसा गाना आ गया है, या एज अ सिंगर मैं बात करूँगा कि अगर आपको अल्लाह ताला ने कोई करम किया है कि आपकी मेहनत रंग ले आई, जैसे मेरे केस में हुआ कि मेरे रश के कमर के बाद मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया था और बहुत ठीक हो गया था, तो फिर तो आप इस प्रोफेशन से अर्न कर सकते हो। ऑब्वियसली आज जो है वो ज़माना बदल गया है, आप अपनी इंटरनेट से बहुत अर्न कर सकते हो, आप अपनी मोनेटाइजेशन से अर्न कर सकते हो। अगर आप किसी अच्छे रिकॉर्ड लेबल के साथ लग गए हैं तो वो आपको अच्छा पे कर सकते हैं, बट एज़ लॉन्ग एज़ कि आपने कोई अच्छा काम दिया है आवाम को और वो आवाम की नज़र में आ गया, जैसे कि मैं हूँ, तो फिर तो आप इसको एज ए प्रोफेशन भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप स्ट्रगलिंग फेस में हैं, जैसे मैंने 5-6 साल गुजारे, तो वो देवर क्वाइट टफ। लोग क्विट कर जाते हैं, लोग भाग जाते हैं। असल में मेरे केस में मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ था कि जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी नहीं थी, और नंबर सेकंड कि मैं वो बड़ा ना लाडला बच्चा था अपने अम्मी अब्बू का, तो छोटा था सबसे, सो मेरे पे एज सच वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। कोई कहते हैं ना फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई बिलीव कि अगर वो एक सिचुएशन ना होती मेरी लाइफ में, अगर मेरी लाइफ में जिम्मेदारियाँ होती, तो मैं तो आई गेस कब का दाएं बाएं हो गया होता। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारा टैलेंट हमारे माशरे में सिर्फ इसी वजह से कि फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं होती, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होती। मैं अपना स्टूडियो रन करता हूँ, वहाँ पे बहुत से आर्टिस्ट आते हैं और बहुत से, यकीन करें, अच्छे आर्टिस्ट आते हैं। सियालकोट में भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बट वो आप वाली बात कि वो कहते हैं भाई अब रोटी कमाई है, इधर स्टूडियो में बैठ के रिकॉर्डिंग्स करें, 50,000 रुपये मैं कमाता हूँ, इधर मैं आपको क्या दूंगा, तो घर क्या खिलाऊंगा। सो ये एक बहुत ना, तो ऐसे लोगों के लिए आपने कुछ करने का सोचा कि ठीक है, जिस तरह टाइम हम गुजारते हैं ना, तो फिर हम सोचते हैं कि नहीं यार, कल को अगर कोई ऐसा बंदा मेरे पास आए जिसमें सच में टैलेंट होगा, तो हम उसको यहाँ एज देंगे जो हमें नहीं मिला। देखें, ऐसे लोगों को मैंने अपनी स्टेज पे रह के बहुत हेल्प की है। मैंने बहुत से लोगों के मुफ्त सॉन्ग्स भी किए हैं, प्रोडक्शन फ्री की है, मतलब जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैंने किया है। अगर कोई बहुत डिज़र्विंग बंदा आ गया तो मैंने उसका गाना बिल्कुल फ्री किया है। तो जहाँ तक मैं हेल्प कर सकता हूँ एज अ प्रोड्यूसर या एज अ कंपेनियन या उसी सेम फील्ड के बंदे की, वो मैंने बहुत बार की है। अच्छा, अभी आप इंटरनेशनली विजिट करके आए हो, बाहर क्या स्कोप है? बाहर स्कोप बहुत अच्छा है। नंबर 1 तो स्कोप ये है कि वहाँ आप प्रॉपरली म्यूज़िक को स्टडी कर सकते हो, आप म्यूज़िक को सीख सकते हो उसमें। अच्छा, मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं म्यूज़िक में कोई डिग्री करूँ, इसके अंदर आगे कोई डिप्लोमा करूँ, बट पाकिस्तान में मुझे ऐसा सच, मैंने बहुत सर्च किया था, कोई भी ऐसा, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं लेकिन वहाँ पे म्यूज़िक का कोई डिप्लोमा डिग्री नहीं है। ये भी सोचना पड़ेगा कि आप आर्ट को जितना प्रमोट करोगे उतना ही आर्ट पनपेगा ना। ऐसे ही है। अब आप देख लें, आप
केस स्टडी के तौर पे आपकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, म्यूज़िक को ना कोई पढ़ाता है ना कोई उसमें डिग्री है, तो वहाँ पे ये बहुत है। उसके अलावा वहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वहाँ पे आप लाइव परफॉर्मेंस बहुत कर सकते हो। लाइव परफॉर्मेंस करोगे तो आप लोगों की नज़रों में ज़्यादा होगे। अपॉर्चुनिटीज़ का तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पे बैंड्स परफॉर्म करते हैं, इफ़ यू आर गुड इनफ तो आप वहाँ पे अर्न भी अच्छा कर सकते हो और उसी पैसे को। वहाँ एक मज़े की बात ये भी मैंने देखी है कि वहाँ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप कहीं भी अपना बैंड लगा के हाँ जी आप प्ले कर सकते हो और आप अर्न कर सकते हो सड़क के ऊपर अर्न कर सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। देखिए अब अगर आप सड़क पे खड़े हो कैसे कर रहे हैं, तो अगर आपको किसी जगह पे कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए तो आप अच्छा अर्न करते हैं और लोग कर भी रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, और लोग ही वहीं के लोग उनको प्रमोट भी करते हैं, वहीं से वीडियोस बनाते हैं, वो अपलोड करते हैं और वहीं से बड़े बड़े नाम उठे हैं। और मैं आपको मतलब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, लेकिन है तो दुख की बात है फॉर एज पाकिस्तानीज कि हम आर्ट की तरफ आ ही नहीं रहे। बिल्कुल ऐसे ही। आप मैं लंदन गया था अभी, मैं जैसे कि आपने बताया वापस आया हूँ। आप वहाँ पे किसी भी लाइव परफॉर्मेंस वाली जगह पे चले जाए या जहाँ पे भी कोई बैंड परफॉर्म कर रहा है, सारे इंडियंस हैं। इंडियन 10 मिलेंगे, पाकिस्तानी शायद 1 मिले आपको आर्ट में। तो ऐसा क्यों है? आप वो लोग अच्छा कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो सोसाइटीज़ डिफरेंट हैं। अगर वो आपको बुलाते हैं तो वो आपको पे अच्छा करते हैं। मतलब जो एक रेट चल रहा है, मतलब यहाँ जो भी एक वेजेस आप कह सकते हैं। सो पाकिस्तानी मैंने इस फील्ड में बहुत कम देखा है। पाकिस्तानी वही हैं जिनका नाम को थोड़ा सा बन चुका है, जो पुराने हैं सिंगर्स। अदरवाइज इंडियंस अगर वो एमेचर्स भी हैं या उनको दुनिया जानती नहीं है, लेकिन वो परफॉर्म कर रहे हैं। हर लाइव परफॉर्मेंसेस में ज़्यादातर इंडियंस हैं। मतलब जो एक इनिशियल लेवल होती है वहाँ पे पाकिस्तानी दुबई तो हब बन गया है इंडियन सिंगर्स के लिए। वहाँ पर बहुत कम, अपना कोई रेयर चांस है कि मैं कोई इस तरह का पोस्टर देखती हूँ, मगर दुबई में ऑन एंड ऑफ अक्सर औकात कोई ना कोई ऐसा इवेंट होता रहता है जिसमें जो है ना इंडियन स्पेशली जो है ना कॉन्सर्ट। लेकिन वो जो सोसाइटीज़ हैं, आप भी गई हैं बाहर, वो सोसाइटीज़ आपको नो मैटर कि आप क्या करते हैं, आप क्या हैं, वो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं। आई बिलीव कि अगर मैं वहाँ होता तो मैं बहुत शायद अच्छे तरीके से उस तरह ग्रो कर पाता जिस तरह मैंने शायद ख्वाब देखा है। लेकिन पाकिस्तान में इनिशियली आर्ट को वो इज्जत नहीं दी जाती। सबसे पहले तो आपको इज्जत देनी पड़ेगी भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखिए हम क्वालिफाइड है, पढ़े लिखे, अनपढ़ तो नहीं है, लेकिन आप उसी लाइन में खड़ा कर देते हैं हर बंदे को जिसके मुंह से आर्ट का नाम निकल गया है। बिल्कुल ऐसे। सबसे पहले आपको हर प्रोफेशन को इज्जत देनी पड़ेगी, चाहे आप एक्टर हैं, चाहे आप जो भी हैं मीडिया से लोग, उसके बाद ही कोई चेंज आएगा अगर आएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, वो लोग तो अपने आर्टिस्ट को मानते हैं, पूजते हैं। exactly. और इनफैक्ट बहुत सारे मामला तो मैंने देखा है कि वहाँ पर आर्ट की इतनी रिस्पेक्ट है कि आम लोग, उनके जितने भी प्रधानमंत्री और जो भी हैं, वो उनको इज्जत देते हैं। आपके पास टाइम है? एक छोटा सा वाकया मैंने जी आर्ट को लेके बिल्कुल 2022 में मैं लंदन गया। एक मेरी मीटिंग थी, एज़ यूजुअल मैं हर साल ही जाता हूँ। तो तब कोविड नया अभी रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट हुई थी और दुनिया ने दोबारा नॉर्मल होना शुरू किया था, तो मैं गया था। तो मैं वहाँ पे एक दफ़ा सेंट्रल लंदन अकेला घूम रहा था, मुझे अभी आए 1 दिन हुआ था। तो वहाँ पे एक एरिया है ट्रफालगर स्क्वायर, मैं वहाँ पे बैठा हुआ, तो मैं अक्सर वहाँ पे चला जाता हूँ। तो वहाँ पे मैंने क्या देखा कि पुलिस बहुत ज़्यादा एस्कॉर्ट कर रही थी। मैंने वहाँ पे बहुत टाइम गुजारा है, बट आई नेवर सीन कि वहाँ पे इतनी पुलिस होती। वो मैंने उनको ऐसे देखा तो अचानक ना 2 पुलिस वाले मेरे पास आ गए। वो उन्होंने, काफ़ी दुनिया थी ऐसे लाइन में बैठी हुई थी, तो उन्होंने मुझे उठाया। उन्होंने कहा कि आप, हमने नोट किया आप हमें बड़ा देख रहे हैं। मैंने कहा नहीं, क्या वजह है इसकी? मैंने कहा मैं यहाँ पे कई सालों से आ रहा हूँ, तो मैंने तो यहाँ पे पुलिस नहीं देखी, तो आपको देखा है मैंने। तो मैं थोड़ा सा ताज्जुब हुआ कि आप क्यों फिर? उन्होंने कहा अच्छा चलो अपनी डिटेल बताओ। उन्होंने मुझसे ना मेरी डिटेल मांगना शुरू कर दी। उनको मैंने सारा बताया, मैं विजिटर हूँ, ऐसे इस वीज़े पे हूँ, क्योंकि वहाँ पे पुलिस के पास इमिग्रेशन की भी उनके पास इख्तियार है कि वो आपको चेक कर सकते हैं। तो उसने मुझे पूछा कि आप क्या करते हो? तो मैंने कहा मैं आर्टिस्ट हूँ। तो उसने मेरी तरफ ना ऐसे करके देखा, कहता है आर्टिस्ट हो? मैंने कहा हाँ आर्टिस्ट हूँ। कहते क्या करते हो? मैंने कहा मैं सिंगर हूँ, म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ, गाने बना के बेचता भी हूँ और अपने लिए भी। कहता कोई काम है आपका, कोई गाना शाना, कोई सॉन्ग? मैंने उसको यूट्यूब पे खोल के अपने गाने दिखाए। बस फिर आप बिलीव कीजिए कि उससे पहले उसका रवैया एक नॉर्मल पुलिस ऑफिसर वाला था, और उसके बाद उसने मेरे साथ ऐसे ट्रीट किया कि मैं कोई पता नहीं शायद
बहुत ही कोई प्रोफेसर हूँ कॉलेज यूनिवर्सिटी का, मतलब एक काबिल इज़्ज़त इंसान उसने मुझे बहुत ज़्यादा बना हाँ, दिया। बिल्कुल ऐसे ऐसे उसके शिफ्ट हुआ एटीट्यूड में कि उसने आगे पीछे लोगों को ना मजाक में मतलब बताने लग पड़ा कि यार आपको पता नहीं है कि आपके बीच में कौन बंदा बैठा हुआ है। हाँ, वो 2 पुलिस ऑफिसर थे, उनके चेहरे पे स्माइल आ गई, उन्होंने मुझसे माजरत की। मतलब वो आर्टिस्ट की ऐसे इज्जत करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। इस तरह उसका एटीट्यूड हो गया। उसने माफ़ी मांगी, उसने कहा कि सॉरी आपको डिस्टर्ब किया है, आप बैठें एंजॉय करें अपना। और वो फिर मेरा लिंक भी लेके गया, मैं आइंदा भी गाने सुनूंगा। सो ये एक था कि मेरे लिए हैरान कौन था कि एक पुलिस ऑफिसर उसने ऐसे मेरे साथ बिहेव शुरू कर दिया कि एक जिस तरह स्पेशल किसी को प्रोटोकॉल देते हैं बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे हो गए। तो उन माशरों में आर्टिस्ट की एक अलग ही इज्जत है, बिल्कुल लोग बड़ा प्यार करते हैं और जेन्युइन इज्जत करते हैं दिल से। चलें जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। Thank you very और much. ये बहुत ऑनर की बात है कि एक इतना बड़ा आर्टिस्ट जो है ना वो हमारे दरमियान मौजूद है। नहीं, आपका भी शुक्रिया कि आपने याद किया मुझे और इस काबिल समझा कि So आपकी you deserve that. You Thank you. deserve Thank you very that. अच्छा जी, पाकिस्तान में किसी भी किस्म के टैलेंट की कोई कमी नहीं है, मगर मसला सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमारे पास टैलेंट के लिए कोई स्टेज नहीं है। इन स्टेज को प्रोवाइड करना जो है ना वो हम सबका फ़र्ज़ है। हम खाली ये बात हुकूमत पे नहीं डाल सकते और हम सबको चाहिए कि अपने नए आने वाले टैलेंट को वेलकम करें। इसके साथ ही मुझे सना को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।